बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि रोशनियों के शहर में भी अब सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो सितारे हैं उनकी जगमग देखी जा रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप सिटी न्यूज़ नेटवर्क की किरणें अब कराची में भी देखी जाएंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से एक और संगे मील अबूर किया गया है और सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए सहाफ़त का बोलबाला करने का एक और कदम उठा लिया है। जी, आपको बताते चले, कराची का चैनल जो है, स्पेशली जिस तरह से हमने लाहौर के चैनल की बुनियाद रखी और लाहौर की हर खबर को पहुंचाया आप तक, अब कराची का हर मसला भी उजागर होगा और इतने बड़े शहर के हर मसले को, हर इशू को और साथ ही साथ जो रौनक होगी, जो हर चीज़ आप तक पहुंचानी होगी, लोगों के खुशी गम, जैसे हम लाहौर की आवाज़ बने इंशाल्लाह वैसे ही कराची की आवाज़ भी बनेंगे और कराची के शहरियों को हर खबर उनकी दहलीज तक पहुंचाएंगे। माशाल्लाह, सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे बड़ी टीम और सबसे बड़ा अज़्म लिए मैदान में आ चुका है और आपको रखेंगे हर खबर से बाखबर। आज की खबरों की तरफ भी बढ़ेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, पहले तो आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बल्कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितने मुलाजमीन हैं सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत खुशी होती है जब नई नई चीज़ें ऐड होती हैं और आपके नाम के साथ कुछ चीज़ें जो हैं वाबस्ता की जाती हैं कि जी अब ये भी एजाज़ हासिल होने जा रहा है। भट्ट साहब, कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जब डिस्कस होता ना कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क का फ़लाँ शहर से भी चैनल निकला है, तो आप यकीन करें कि माशाल्लाह से सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमेशा ट्रेंड सेटर है और ये ट्रेंड सिटी न्यूज़ नेटवर्क नहीं बिल्कुल रखा है। यानी कि सिटी 41, 44, रोही 42, अब 21, यानी कि बड़ा प्राउड फील होता है बंदे को जब फील्ड के अंदर जाता है ना, जिसको आके कहते हैं ना, यार तुहाडा कराची तो भी चैनल निकला है, यार बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि आप प्राउड फील करते हैं और प्राउड हमें फील करना भी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कराची के अंदर ज़रूरत थी इस चैनल की कि जितना बड़ा वो शहर है, हालांकि इतने बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं लेकिन ज़्यादातर नेशनल चैनल्स हैं, शहर की खबर जो है वो उस तरीके से आप या शहरियों के जो मसाइल है, जिस तरह हम 42 के ऊपर शहरियों के मसाइल सामने लेके आते हैं, उस तरीके से वो सामने नहीं आते। अब 21 आया, आप ये देखिएगा कि गली गली के अंदर जहाँ जहाँ पे जो जो मसाइल हैं वो स्क्रीन पर आएंगे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा कि वो इस मसाइल को हल करें। वहाँ पे सफाई का मसला है, ट्रैफिक का मसला है, आम आदमी के सबसे बड़े मसाइल यही होते हैं ना, बुनियादी जो मसाइल हैं, जैसे पानी का मसला है कराची में, बिजली का मसला है, कूड़े का मसला है। तो हमेशा से सिटी न्यूज़ नेटवर्क की बुनियाद ये रही है कि आम आदमी के मसाइल हल करने हैं। बट साहब, मैं यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हम जब कभी भी बाहर जाते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन जो कि सुबह के टाइम हमारा शोज़ देख रही हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करती हैं। इसी तरह से हमारे बानाम सरकार प्रोग्राम चलता है, फिर 11 बजे का हमारा जो स्पेशल स्लॉट चलता है, जितने इंटरैक्टिव प्रोग्राम होते हैं ना, लोग आपके साथ मोहब्बत बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके इलाकों के मसाइल बताते हैं ना। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह कराची में भी इस तरह से बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। और चैनल लाया ही इस मकसद के लिए गया है कि ये चीज़ें जो सामने लेके आए। देखिए, मोहब्बत इसीलिए आपको मिलती है कि आप लोगों की आवाज़ बनते हैं। जब आप लोगों की आवाज़ बनते हैं, अब किसी एक मोहल्ले के अंदर कोई इशू आ गया, वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पा रहा, कोई नेशनल चैनल अगर उसको देख भी रहा है या वहाँ पे पहुँच भी गया तो वो उसको उस तरीके से स्क्रीन पर ऑन एयर नहीं कर सकता क्योंकि उस पर टाइम की शॉर्टेज है। अब 21 है, 21 वहाँ पे पहुँचेगा भी, उस मसले को भी उठाएगा और उस मसले को हल करवाने की कोशिश भी करेगा। ये मेरा ख्याल है कि आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हर फर्द के लिए मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली बड़ा खुशी का दिन और प्राउड फील कर रहे हैं। ना सिर्फ मसाइल बल्कि किसी की खुशी में भी बराबर का ही सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमेशा से शामिल हुआ है। किसी भी किस्म की कोई शादी की तकरीब हो या फिर हम बहुत सारे लोगों को कहते हैं जैसे जैसे ईद के इवेंट्स आ रहे हैं और इसके साथ साथ 14 अगस्त आ रहा है, तो इस तरह के इवेंट्स में भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है हमेशा लोगों के घरों तक पहुँचता है।
सेलिब्रेशन जिस तरह से लोग कर रहे होते हैं, तो एक एक फैमिली की लोग बहुत शौक से फिर देखते भी हैं कि किस तरह से उनकी खुशियों में भी बराबर शरीक हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आप ये देखें, कराची के अंदर C21 की सबसे बड़ी टीम है। किसी चैनल की, मैं मुख्तलिफ चैनल्स में बिल्कुल काम आपने सही करके कहा, माशाल्लाह से हमारी रिपोर्टिंग टीम जितनी बड़ी है, किसी मीडिया चैनल की टीम चैनल इतनी की बड़ी नहीं और इतनी है, जिम्मेदार नहीं है। यानी कि अगर सारों को मिला लेंगे तो मेरा ख्याल है फिर कहीं जाके इतनी बड़ी टीम बनेगी। और ये सिर्फ टीम इसी वजह से है कि कराची जितना बड़ा शहर है उसके लिए ये टीम भी शायद कम पड़ जाए। एक सिरे से लेकर दूसरे कोने बिल्कुल। तक जाने के लिए आपको हमारी डॉल्फिन है, हमारी रिपोर्टिंग टीम है, और फिर असाइनमेंट डेस्क, मैं यानी कि सब तजर्बाकार नए लोगों को भी चांस दिया जा रहा है, नए खून को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और आप ये देखिएगा बड़ी कामयाबी का बट झंडे गाड़ेगा। एक ना दौड़ लगी है, तो मेरे ख्याल से इस दौड़ में चैलेंज भी उतना बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिपोर्टर्स के पास, हमारी टीम के पास एक्सपीरियंस है कि कैसे शहर की खबरें इकट्ठी करनी है, कौन कौन से इश्यूज जो हैं उनकी तरफ बढ़ना है। लेकिन ऑल दो ये सब होने के बावजूद भी आपको चैलेंज एक बहुत बड़ा होता है, रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर बहुत डेफिनेटली देखिए, एक तो मसला ये है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हर चैलेंज को लिया है। लोगों ने ना लाहौर में जिस तरह खबरें हमने इकट्ठी की और सबसे पहले लोगों को बाखबर किया ना, अब उम्मीदें लगा ली हैं कि हम कराची में भी मैं ऐसे यही काम कहने करने लगा था वाले कि लोगों ने अब C21 से उम्मीदें लगा ली और हमें उनकी इस उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरना है, क्योंकि जो वो सोच रहे हैं हमने उस सोच के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। उनके जो मसाइल हैं, जिस तरीके से मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए जिस तरीके से हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारे पास C21 की टीम आएगी, हमारी बात सुनेगी, हमें स्क्रीन पर लेकर आएगी, हमारे मसाइल जो हैं वो अगर नहीं पहुंच रहे तो वो पहुंचेंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने हर चैलेंज को जो है वो इंशाल्लाह हमें पता है कि लाहौर की अगर बिजनेस कम्युनिटी है, मजदूर है, ताजिर बिरादरी है, फिर हर सेगमेंट ऑफ लाइफ, जितने भी खेलों की खबरें हैं, जराइम की खबरें हैं, हम अपने नाजरीन तक इतनी जिम्मेदारी से पहुंचाते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी के घर अगर कोई वाक़या हो जाता है, फौरी तौर पर सिटी 42 के दफ्तर जो है लोग फ़ोन करते हैं, अपने मसाइल बताते हैं। तो इंशाल्लाह ये रिवायत जो है इसी तरह से कायम रखी जाएगी और कराची की खबरें, सिटी 21 की खबरें इसी तरह आप तक पहुंचाई जाएंगी। आपके हर खुशी गम में बराबर के शरीक होंगे और हर खबर जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाने का सिलसिला इसी तरह से इंशाल्लाह सिटी न्यूज़ नेटवर्क जारी रखेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ जी, कल जब बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ तो भट्ट साहब कराची के जितने अहम लोग थे उन सबके जो है वो ख्यालात जानेंगे और सबकी जानिब से बहुत खुशी का इजहार भी किया गया। बिल्कुल किया गया। अच्छा, मैं एक और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए, आज सिटी 22 की अनाउंसमेंट हुई और मैं आपके साथ बैठ के लाहौर के शहरियों को ये बता रहा हूँ। इसी तरह जब हमारा स्टूडियो बना था तो सबसे पहले और मैं ऑनेस्टली बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज 21 की अनाउंसमेंट हुई है और मैं बैठ के यहाँ पे लोगों को बता रहा हूँ। रियली प्राउड। देखें, जो लोगों ने वहाँ से खुशी का इजहार किया और करना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जिस हम पहले बात करें, हमने चैलेंज लिया है। एक शहर की खबरें, हर घर की खबर जो है वो हुक्मरानों तक पहुंचाने का चैलेंज लिया है और मेरा ख्याल है कि हमारी जो वहाँ पे जो टीम बैठी हुई है वो इस चैलेंज को बड़ी अच्छी तरह compete करेगी और आप ये देखेंगे कि लोग हमारे पीछे आएंगे। इंशाल्लाह लोग हमारे पीछे आएंगे, हमारे फुटस्टेप्स पर चलेंगे। यानी कि C21 पायनियर है और आप ये देखिएगा कि वो इस चैलेंज को और जो हमारे फुटस्टेप्स पे इस पे बड़े बड़े चैनल लाएं तो फिर कहिएगा। ये मेरी बात आप लिख लें। बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही है और ये मिसाल हमने देखी है जी 42 से जो मिसाल कायम की सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने, उसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सर जाता है। एक और जो है वो संग मील की बुनियाद रखी गई है। तो इस मौके पर बहुत सारी दुआएं भी हैं। कल जब नन्ही परी खतीजा नकवी ने बाकायदा तौर पर बटन दबाकर चैनल की नशरियात का बाकायदा आगाज़ किया, तो ये एक सफ़र का आगाज़ कल ही से हो चुका है। बहुत सारी दुआएं हैं, आप लोगों का साथ चाहिए। अच्छी चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट कीजिए। जहाँ कहीं पर आपको लगता है जी नकाइस है, जहाँ कहीं पर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हो रही है, तो ज़रूर, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं और हमारा सफ़र और ज़्यादा आसान हो जाता है।
अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र के आगाज़ में आप लोगों के साथ की हमें भरपूर और लम्हा ब लम्हा जो है वो ज़रूरत रहेगी। इंशाल्लाह जहाँ पे हमारा ये अज़्म है कि हम आपको बाखबर रखेंगे, वहीं पर आपका साथ भी हमारा हौसला हमेशा की तरह बढ़ाता रहेगा। वेलकम बैक। और अभी एक अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं जी। डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल का मामला है और इस पर जी अपडेट आई है। मुलजिम नाजिम से इब्तदाई तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम से मजीद इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। कास अहमद हमारे साथ मौजूद थे, तो आज की जो खबर है हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये अपडेट भी हमारे पास मौसूल हो चुकी है। असद खोखर का भाई मुबशर खोखर जहाँ बहक हुआ, नमाज जनाजा अब से कुछ देर कबल अदा की गई है, लेकिन जो अब इंकशाफात हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा सवाल जो है वो सिक्योरिटी पे है। बट साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन वो पॉइंट बिल्कुल आपका वैलिड है। सबसे बड़ा सवाल जो वो सिक्योरिटी पर, और खुद मुलजिम ये कह रहे हैं कि जी उसको ना किसी ने चेक किया, वो शादी की तकरीब में मेहमानों के साथ ही एंटर हो गया। चले वो मेहमानों के साथ अंदर एंटर हो गया, वो बैठ भी गया जाके, आपने चेक नहीं किया, हो सकता है नहीं पता लगा। लेकिन देखिए, मुलजिम कह रहे हैं कि मैं उठ के बाहर आया, वजीर आला के पीछे पीछे बाहर आया। आप ये देखें, वजीर आला के साथ जितनी सिक्योरिटी होती है, अगर आप ये देखें उनके साथ बड़ी भारी भरकम सिक्योरिटी होती है और किसी को वो करीब नहीं फटकने देते। हम असेंबली के अंदर इवन हो ना तो इनकी सिक्योरिटी हमें उठा उठा के फेंकती है, धक्के मारती है। शादी की तकरीब में जा रहा है सीएम, सिक्योरिटी किधर है? अगर खुदा ना खास्ता कोई यही काम, यानी कि यही जो अटेम्प्ट है वो सीएम के ऊपर वो कर देता, फिर आप क्या कर सकते थे? कितना बड़ा लॉस था आपका। यानी कि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पुलिस के महकमे के ऊपर। फिर कहते हैं कि पुलिस के ऊपर आप तनकीद करते हैं, यानी कि आपके सूबे का नंबर 1 जिसके पीछे मुलजिम बाहर आया और आके उसने मुबशर मरहूम के ऊपर फायरिंग कर दी है और आप बेखबर हैं। इससे बड़ा और क्या नाअहली होगी आपकी कि आपकी सिक्योरिटी कोई नहीं है। मुलजिम अंदर आया, गन लेके आ गया, वो ले जाके बैठ भी गया, अंदर भी बैठ गया, फिर भी किसी ने उसके ऊपर नजर नहीं रखी। यार वो गन लेके अंदर चला कैसे गया? बिल्कुल। देखिए, शादी की जब तकरीब होती है इस किस्म की वीआईपी की, उसके बावजूद वहां पे चेकिंग का इंतजाम मौजूद होता है। और जहां पे सीएम जा रहा हो, गवर्नर जा रहा हो या कोई और मिनिस्टर हाई प्रोफाइल जा रहा हो, तो आप वहां पे बाकायदा चेकिंग करते हैं, एक एक चीज को देखते हैं, एक एक चीज के ऊपर नजर रखते हैं। आपकी इंटेलिजेंस होती है, सीएम स्पेशली जहां पे जा रहा है, इसका मतलब है कि आपकी इंटेलिजेंस भी नाकाम, आपकी पुलिस भी नाकाम। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क और नाहल है पुलिस के मुंह के ऊपर, ये सबसे बड़ा तमाचा है। मैं आपको और फिर किसी की खुशी की तकरीब में, खुशी के लम्हात पे इतना बड़ा सानिया हो जाना, बिलाशुबा इससे बड़े गम की बात कोई नहीं है। तो बहुत सारी ढेरों दुआएं हैं जी फैमिली के लिए, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। हम इस खबर को वाइंड अप करते हैं, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। खबर यह है, हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। घी खुर्दनी तेल की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। महंगाई की लहर इसी तरह से बरकरार है। अद्वियात हो, अशियाए ज़रूरियाँ हो, पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली हो, बट साहब कोई चीज़ सस्ती है? सर अगर इजाज़त होवे प्राइम मिनिस्टर साहब सन इजाज़त दे दें, थोड़ा का घबरा लीजिए हम। अब तो घबराना चाहिए, मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो घबराना। बिल्कुल थोड़ा नहीं। आप जिन लोगों की जेब में पैसे नहीं है ना, वो बेचारे 24 घंटे से घबरा ही रहे हैं। हर दफ़ा यही जिक्र करता हूँ इन लोगों को, इससे क्या। मैं कल अम्मा का एक सिरप लेने के लिए गया, वो 70 या 75 का आता था, 118 का वो कल सिरप मुझे मिला, 118 रुपए का। आप अंदाजा करें, अंदाजा आप करें कि इकट्ठा 35 रुपए का इजाफा है। तो इनको क्या, इनकी अद्वियात मुफ्त है। जितने अरकान असेंबली हैं, जितने हाई प्रोफाइल हैं, इनकी लाखों रुपए की अद्वियात मुफ्त हैं। इनका घर का जो किचन है, वो घर के अंदर खाना पकाना जितना सामान जाता है वो इनका मुफ्त सरकारी खाते में से आता है। आप मुझे बताएं उनको इससे क्या कि अद्वियात 15 से 150 रुपए तक महंगी हो जाए, दर्जा दोम का घी ऑयल 330 रुपए का हो जाए, यानी कि उनको इससे दिलचस्पी नहीं है। ना कभी वो ये चीजें खरीदने जाएंगे और ना उनको पता होगा। आप किसी को खड़ा करके पूछ ले, भाईजान तुसी आखिरी बारी घर दी ग्रोसरी कदों खरीदी सी, वो सोच ही पाइएगा, सोचेगा। वो रीजन ये है कि उन्होंने खुद जाके कोई चीज खरीदनी नहीं है और फिर जिस चीज की पेमेंट करनी है वो उनकी पॉकेट में से नहीं हो रही है, तो उनको इससे कोई नहीं है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को अब क्या देना चाहिए कि अवाम शहरियों थोड़ा घबरा लो। वो देखिए
डेली बेसिस के ऊपर हर चीज़ के अंदर अशिया खुरोनोश के अंदर इजाफा हो रहा है। अद्वियात आपकी महंगी होती जा रही हैं, यानी कि आप मरना भी महंगा आपने कर दिया है कि अगर कोई गरीब आदमी एरिया रगड़ रगड़ के मर रहा है ना, तो उसके लिए डॉक्टर जो पर्ची के ऊपर दवा लिख के देगा वो भी बेचारा जाएगा तो उसकी जेब में अगर 100 रुपया पता लगेगा, भाईजान है तो 120 रुपये दीजिए, 20 रुपये ले आओ फिर लाइयो। बिल्कुल ऐसे ही आपने मरना भी महंगा कर दिया है। आप मरने के लिए भी जिनसे है ना आपकी जेब के अंदर एक अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, फिर आप मर सकते हैं। किसी को बुरा लगे माजरत, लेकिन हकीकत यही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो कीमतों में इजाफा है, ऑब्वियसली अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास जवाब तो कोई ना कोई होगा। अब घी की कीमत में गुज़िश्ता दिनों इजाफा हुआ, अब हम कह रहे हैं जी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। क्या जवाज़ है हर रोज़ कीमत में इजाफे का? फिर भट्ट साहब हमारे यहाँ सितम ये है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिन्होंने इंतज़ामिया ने ड्यूटियाँ लगानी है अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की, वो भी कहीं नज़र आते, तो फिर जो माफिया है वो अलहदा से कीमतें बढ़ा देता है। तो सारा बोझ आवाम पे किसी ना किसी सूरत महंगाई पर माफिया को भी आवाम ने ही भुगतना है, फिर कोई कंट्रोल रखने वाला भी नहीं ना है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप IMF के साथ मुआहदा करेंगे तो फिर उसका नताइज तो यही सामने आएंगे। आपने जो बजट दिया उसके अंदर सिर्फ अदाद शुमार की हेरा फेरी है, उसके अंदर आवाम के लिए रिलीफ नहीं है। आप मुझे बता दें, जून के अंदर बजट आया था, जून से लेके अब तक आप मुझे बता दें किसी एक चीज़, कोई एक चीज़ अगर आपके जहन में आती हो कि इसके अंदर हमें कोई रिलीफ मिला हो, कोई एक चीज़, आई डोंट थिंक सो कि आपके जहन में कोई है। बाहर लेके माइक आप खड़े हो जाए सर, जब IMF के साथ जो आपने मुआहदा किया उसके मुताबिक आप हर चीज़ की कीमतों के अंदर इजाफा ही करेंगे। फिर इशू ये है कि आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आप इजाफा कर रहे हैं। अगर 100 रुपये इजाफा हुआ तो जो मार्केट के अंदर चीज़ मिलेगी वो आपको 200 रुपये की मिलेगी। अब वही बात आपकी आ गई कि जो मैकेनिज्म एक टूटा फूटा मैकेनिज्म था या है कि प्राइस कंट्रोल का, वो प्राइस कंट्रोल वाले आपको किसी जगह पे नज़र ही नहीं आएंगे। रीज़न ये है कि इस गर्मी के अंदर ठंडे कमरे से बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने आप वज़ीर सनत की जो अमूमन असलम इकबाल साहब की प्रेस रिलीज़ उठा के देख लें, उनकी मीटिंग देख लें, वो उसके अंदर यही कलब, पंजाबी जगह कलब दो नज़र आते हैं। सर मुझे तो कहीं मीडिया पे भी वो नज़र नहीं आते हैं, तो फिर उनका ये सर दर्द लगाना और ये टेंशन लेना कि महंगाई है, कौन देखेगा? कम से कम चले वो बंदा टेंशन तो लेता है ना। अब इम्प्लीमेंट जिससे इम्प्लीमेंट करवाना है आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट आप करवा ही नहीं सकते हैं। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है सबसे बड़ी हर्डल है। आप किसी ब्यूरोक्रेसी को छेड़ दें, ये अभी पंजाब असेंबली का आप देख लें कि जो उसके अंदर इस्तेकाक बिल मंजूर हुआ उसके ऊपर कितनी चीखें मारी जा रही हैं। रीजन यही है कि जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाने के लिए तैयार नहीं है। कानून साज इदारों ने, कानून बनाने वाले अरकान ने, कानून बनाने वाले मिनिस्टर्स ने इंप्लीमेंट करवाना है अपनी टीम से, लेकिन टीम जब इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार हो तो फिर महंगाई तो ऐसे ही बढ़ेगी। महंगाई के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता आपका। अभी तो आप ये देखें ना, ऑयल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं, उसके बाद दर्जा अव्वल के जो 5 किलो की पेटी वो 1640 रुपए की हो गई है। अभी इसके बाद दालें महंगी होंगी, गोश्त भी महंगा हो जाएगा, सब्जियां भी महंगी होंगी। यानी कि ये एक शुरुआत है और इस शुरुआत के ऊपर कोई जो है वो बंद लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब दे कोलो हथ जोड़ के गुजारिश है, पान थोड़ी के घबराने की इजाजत दे दे, हूं तो बनता है एनी, कम से कम इतनी तो हमें रिलीफ दे दें। बट साहब पानी आ गया, आप थोड़ा सा पानी पिए और हम ब्रेक की तरफ सर वो इसलिए कि यकीन करें कि जब सैलरी मिलती है ना और सैलरी मिलने के बाद ग्रॉसरी लेने जाते हैं ना तो दिमाग फट जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, जिसने पूरा घर चलाना है, जिस पे पूरी जिम्मेदारियां हैं, उन लोगों के लिए मैनेज करना कितना मुश्किल है। तो वो फिर जो भट्ट साहब के अल्फाज है, भट्ट साहब की कंडीशन है, बनती है पानी पिलाते हैं हम भट्ट साहब को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पंजाब में सियासी हलचल गुज़श्ता रोज़ जो है वो आपके साथ खबर भी शेयर की थी, एक दिन में 2 बड़े इस्तीफे। भट्ट साहब कैसे देखते हैं? देखिए, एक बंदे का तो तवीज़ उल्टा हो गया। हाँ, ये आपने सही कहा। एक बंदे का तो तवीज़ उल्टा हो गया, दूसरे को काम ज़्यादा करने की मार पड़ी है बेचारे को। हैं
समझ तो हो गई, लेकिन क्या एक्सप्लेन कर दूं? आप करें, जरूर करें, लोगों को तो हमने समझाना है ना। ओन चौधरी साहब का तो जो तवीज़ है ना वो उल्टा हो गया, सिंपल बात है। उन्होंने एक बड़ा हाथ मारने की कोशिश की, हाथ उन्होंने पहले भी किए, लेकिन उन्होंने जहांगीर तरीन ग्रुप के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला दी कि जी मुझे उसकी वजह से किया जाए। रीज़न एक उसके अंदर ये भी है, लेकिन रीज़न एक और भी है उसके अंदर, और वो खासी अहम रीज़न है। उनका तवीज़ असल में उल्टा हो गया था। दरमियान में ही अगर आप बात रहने देंगे तो अच्छा, उनके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी, लेकिन मेरा ख्याल है लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। डॉक्टर साहिबा पे आ जाए। डॉक्टर साहिबा तो कल कहती खुल के खेलना चाहती थी विफाक से, वो तो अपना मौक़िफ़ बयान ये कर रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पर फिरदौस आशिक अवान के इस ओहदे से हटाने के बड़ा सख्त जो है वो ये कह लें कि मुझे अफसोस है कि आपके पास एक काम का बंदा आया जो खासी एक्टिव थी, आपको हर दूसरे मिनट बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आ रही होती है। बड़े अच्छे अंदाज में हुकूमती मौक़िफ़ की तारीफ भी कर रही है। आप ये देखें कि पीटीआई को सियालकोट के इलेक्शन के अंदर उन्होंने कामयाबी दिलवाई। आपके लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर वो खातून होने के बावजूद इस तरह घूमी। मैंने अभी तक पीटीआई के इस पौने 3 साल दौर के अंदर जो है किसी मिनिस्टर को इतना एक्टिव नहीं देखा कि जो एक मावने खसूसी जिस तरीके से, मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं हकाइक बता रहा हूँ। मैंने और भी मिनिस्टर्स देखे हैं, कितने मिनिस्टर्स हैं जो इस तरीके से बाहर निकलते हैं। वो एक मिनिस्टर को पकड़ के लाती थी, बिठाती थी साथ अपने, कि बैठ मेरे साथ, बैठ के अपने महकमे की कारकर्दगी बता लोगों को कि भाई पंजाब हुकूमत ये कर रही है। और देखें, इत्तलात के महकमे का काम यही होता है कि हुकूमत की जो अच्छी चीज़ हैं, जो अच्छे काम वो कर रही हैं, वो सामने उनको इस काम ज़्यादा करने की जो है ना वो मार बर्दाश्त करनी पड़ी है। उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, उन्होंने दिया नहीं है, उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है कि बस बड़ी हो गई। वफाक में उनको ले जाया जा रहा है, लेकिन एक ऐसी वजारत के अंदर ले जाया जा रहा है कि जहाँ पे वो बेचारी जो है वो खुल, तो वो देखें आपने अपने अल्फाजों के साथ, इनसे बहुत बेहतर ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन नहीं है ये मैं आपको बता दूं। फिर वक्त जो हमारे पास इतलात हैं, इनको शायद बहबूद आबादी की वजारत के अंदर पार्लिमानी सेक्रेटरी या कोई इसी तरीके का जो है वो कोई ओहदा दिया जा रहा है। अभी तक की जो इतलात है, हो सकता है कि इसको तब्दील कर दिया जाए, लेकिन वो जिस कैलिबर की खातून है, मेरा ख्याल है कि उसके लिए इतलात का शोबा बहुत ज़बरदस्त था, और हटाना ये पंजाब हुकूमत के लिए काम ज़्यादा किया है। और उनकी अच्छा असल में ना इनकी एक बुरी आदत भी थी जो इनके आड़े आई, जिस तरह मेरे बारे में कहते हैं ना, हर गल ते लड़ पैंदा है, वो अग्रेसिव हो जाती थी, वो इनके गले पड़ा है। और इसके अलावा भी छोटे छोटे मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन मसाइल की तरफ ना ही जाया जाए। पंजाब हुकूमत का बहरहाल ये एक बड़ा लॉस है। और आप अच्छा बट साहब, ऐसे भी है कि अंदर ही अंदर कोशिशें लोग कर रहे थे इस जगह पर आने की, और अपने ही जो हैं वो उनकी वजह से ये सब कुछ हो गया। क्या वाकई ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इस पॉइंट के अंदरों ना लत्तां वड्डियां जा रही सन। लेकिन जो बंदा ज्यादा काम करेगा वो आएगा, और जिसने काटने की कोशिश की है उसकी ख्वाहिश है कि वो दोबारा जो है वो ये ओहदा हासिल कर ले। अच्छा, डू यू थिंक कि इनका ऑल्टरनेट जो भी आएगा वो इतना एक्टिव होगा जिस तरह से ये हुकूमती मौक़िफ़ को लेकर सामने आती थी, उस तरह से हुकूमती मौक़िफ़ की वो भी तायद कर सकेगा? डॉक्टर साहिबा तो बहुत ही एक्टिव नजर आई हैं। आई डोंट थिंक सो कि जो भी आएगा, देखिए 2 लोग मेरे नॉलेज के अंदर हैं कि जिनके लिए ज़ेरे गौर है। एक असद खोकर साहब कि उन्हें वजारत इत्तलात दी जा सकती है, साथ उनके लिए हाउसिंग का महकमा भी है, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर। दूसरे हमारे फयाजुल हसन चौहान साहब, वो एक मरतबा फिर कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से उनको वजारत मिल जाए। फयाज साहब की कारकर्दगी आपके सामने है, जिस तरीके से वो करते रहे, 2 दफ़ा उनसे ली भी गई वजारत, अब दोबारा वो इस दौड़ के अंदर शामिल है। लेकिन जो कारकर्दगी जिस तरीके से, चले जी, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कुर्रा किसके नाम निकलता है और कौन ऑल्टरनेट आता है और इतना एक्टिव होता भी है या नहीं। लिए जी, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमने चलना है फिलहाल एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद शहर लाहौर के एक नए मंसूबे की हम बात करने वाले हैं, और फिर आज उम्मीद ये दिलाई गई है कि इस मंसूबे से ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर को निखारने का मंसूबा बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने शहर को निखारने का एक और मंसूबा बनाया है। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए LDA की जानिब से ये मंसूबा बनाया गया है, और ट्रैफिक मसाइल का हल जो है इससे
निकाला जाएगा। शाहदरा में ट्रैफिक की रवानी के लिए एलिवेटेड गोल चक्कर बनेगा। शाहदरा वो पॉइंट है जी जहां से शहर में ट्रैफिक हमारी एंटर होती है। बट साहब बहुत मसला है यहाँ पे ट्रैफिक का, कैसे देखते हैं आप इस मंसूबे को? देखिए मंसूबे सारे ही अच्छे होते हैं। 29 शाहराहों की तज़ीनो आराइश होनी है, वाह जबरदस्त। बिल्कुल, देखिए मंसूबे सारे ही अच्छे होते हैं, सारे जो मर्जी आप मंसूबा बना लें वो अच्छे होंगे, लेकिन आप उनको कंप्लीट तो करें ना, और उन पे काम अच्छे तरीके से अच्छे होना तरीके से चाहिए। करें आप। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक और राय भी दूंगा। मैनू लगता है शायद ना वो एक खबर कोई ना कोई ऐसा नहीं चुन के रखी जाती कि मैं ट्रैफिक वाले के उत्ते शुरू हो जावा। नहीं बट साहब नहीं, हमने तो मंसूबे का जिक्र किया है कि अच्छा मंसूबा आ रहा है। नहीं अच्छा मंसूबा है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों के निज़ाम को बेहतर कर लेना, तो जिस तरह की भी सड़कें हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं या फ्लाईओवर नहीं है, ट्रैफिक का लोड है, तो मैं आपको बताऊं, आपको ये बड़े बड़े मंसूबों के अंदर इतने बड़ी बड़ी रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं महसूस और होगी। दूसरा, अभी 2 दिन पहले मैं और दुर्रे नायाब एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, तब भी ये ट्रैफिक रोड्स की कुशादगी के हवाले से हमारे पास खबर थी। तो बड़ा अच्छा पॉइंट दुर्रे नायाब ने भी ये रेज़ किया, और मुझे खुद भी ये लगता है जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आम नहीं करेंगे, धड़ाधड़ सड़कों पर आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। बट साहब आप जितनी मर्जी सड़कें कुशादा कर लें, जितने मर्जी अंडरपास बना लें, ट्रैफिक नहीं संभलेगी। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नाम की चीज़ नहीं है। सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल आपने और दुर्रे ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया, ये अपनी जगह पर। लेकिन देखें, ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले जब कंट्रोल करने वाले सारा जोर सिर्फ और सिर्फ जुर्मानों के ऊपर रखेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, आप 40 फुट रोड क्या, आप 100 फुट रोड के ऊपर भी ट्रैफिक को ले आए, तो मैं आपको बताऊं वो बेहतर नहीं होगी। खाली सड़क भी होगी। यानी हमारा पॉइंट ये है कि सड़कों की कुशादगी के साथ, इनके फैलाव के साथ जो जुड़े दीगर मसाइल हैं, असल मसला वही है ना, असल मसला ही वही है। मैंने उस दिन भी जिक्र किया, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर जो बनाया जा रहा है, अंडरपास बनाया जा रहा है, लेकिन ना बड़े दबावों के बड़े काम है, हॉस्पिटल के बाहर बना दिए खैर पिछली दफा, लेकिन वहां पे ट्रैफिक के निजाम को निकालने के लिए आपको एक कांस्टेबल उस जगह पे खड़ा नजर आएगा, बाकी आपको 3 कांस्टेबल पीछे कहीं खड़े नजर आएंगे जो चलान काट रहे होंगे। फिर आप उससे आगे आ जाएंगे, आपको 4 कांस्टेबलों का झमघटा एक और जगह पे नजर आएगा जो एक सड़क के दरमियान में जाके मोटरसाइकिल वाले को खींच के ला रहा होगा। आप कैनाल के ऊपर चले जाएं, कैनाल के ऊपर ये काम हो रहा है, यानी कि जहां पे तेज रफ्तारी के साथ हर जगह से गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैफिक वाला एकदम आगे आ जाएगा, और यानी कि आप पीछे से आके उसको गाड़ी लग जाए, गाड़ियां टकरा जाए, उससे इसको दिलचस्पी नहीं है। उसने अपना शिकार ताड़ना है, शिकार ताड़ने के बाद उसने इसको पकड़ लेना है, यानी कि ये काम हो रहा है। ये आप जरूर बनाएं, मैं कभी मुखालफत नहीं करता, आप जरूर बनाएं, बहुत अच्छा मंसूबा है, वाकई वहां पे इतना रश है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, इमामिया कॉलोनी के पास भी आपने कुछ बनाना था, वो बन गया? बिल्कुल नहीं बन गया, बिल्कुल नहीं, मेरा ख्याल है नहीं बना। अब आप शाहदरा की तरफ आ गए, यानी कि ये भी उसी तरह का मंसूबा शामिल होगा। गोल चक्कर तो भाई वहां पे पहले भी है, बस आप बस उस गोल चक्कर के गिर्द घुमाई जा रहे हो, और चक्कर तो शिंघाई पुल की तर्ज पर बनेगा गोल चक्कर, तो ये आपको ख्वाब दिलाए जा रहे हैं। लेकिन आई विश कि ऐसा हो जाए, ट्रैफिक का मसला हल करने की जो कोशिश की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ दीगर मसाइल भी आपने देखे हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आपने तो बात ही खत्म कर दी है। हुकूमत का दम निकले या ना निकले, अवाम का दम जरूर निकले। अल्लाह ताला खैर करे, अच्छे की उम्मीद हम तो लिए बैठे। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। नाज़रीन, आपको ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स में सबसे पहले मौसम की बात हमने करनी है। शदीद हब्स है शहर लाहौर में, और हमने देखा जी बरसात के मौसम में बारिशें होती हैं, और बारिश के बाद एक वो जो तवील हब्स की शिद्दत है वो बरकरार रहती है। अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है। सुबह कुछ बेहतर मौसम था, जैसे जैसे सुबह का आगाज़ होता है मौसम में बेहतरी नज़र आती है, लेकिन गर्मी की शिद्दत बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि शाम तक जो है वो हब्स की शिद्दत भी साथ ही मज़ीद बढ़ जाती है। तो आज मौसम कैसा है, इस वक्त बाहर कैसा मौसम है, जानते हैं अपने पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। इस वक्त हमारे रिपोर्टर उमर डार बाहर मौजूद हैं। उमर, बताइएगा मौसम आज कैसा है? वीकेंड है, बारिश की कोई पेशगोई की जा रही है, कल संडे कैसा रहेगा, आज दिन भर मौसम कैसा रहना है, कोई प्रेडिक्शन है जी बारिश की?
जी, बात की जाए अगर मौसम की तो इस वक्त जो शहर का मौसम है वो इंतहाई खुश्क है। शहर में इस वक्त तेज़ धूप निकली हुई है जिसकी वजह से जो है हब्स और गर्मी की शिदत में इजाफा हुआ है। अगर बात की जाए अब मौजूदा दर्जा हरारत की तो इस वक्त 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मौजूदा दर्जा हरारत है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इसके अलावा अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासुब की तो जो 64% जो है इस वक्त हवा में नमी का तनासुब है। इसके अलावा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जो है महकमा मौसमियात की जानिब से आज शाम को जो है बारिश की पेशगोई भी जो है की गई है। इसके अलावा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 174 रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है जी, आज शाम को बारिश की भी प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन अगेन बारिश हो भी जाए तो इस मौसम में जी गर्मी जो है वो एक्स्ट्रा क्योंकि फील होती है, हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो ये तो थी मौसम की सूरत हाल जो कि आपने जान ली। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आपको बताते हैं कि जी आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। कौन कौन से ब्रांड्स हैं जहां पर ऑफ लगी है। ऑनलाइन शॉपिंग की ऑप्शन भी आप लोगों के पास मौजूद होती है। पहला ब्रांड है आज J.Dot। अगर आप यहां पर जा रहे हैं अप टू 25% ऑफ है जी। तो मार्केट से हमेशा यही खबरें मौसूल होती हैं कि जी कीमतों में इजाफा। आज भी हमने अपनी खबर भी डिस्कस की है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। अब मौसमी सब्जियों की कीमतों में इजाफा होना जी वैसे ही समझ से बाहर है, और रूटीन में आप लोगों को बाखबर इसलिए रखते हैं कि अगर आप लोग अपनी सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को पता हो जी कौन सी सब्ज़ियां किस कीमत पर मिल रही हैं। आज के रेट्स जानते हैं, अलबर रईस हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बाहर। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप मेन मार्केट में मौजूद हूँ। अगर शहर लाहौर में चिकन, मटन और बीफ के गोश्त की बात की जाए तो उनकी कीमतें तो पहले ही आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं, और अगर आज सब्जियों की कीमतों की बात करें तो सब्जियों की कीमतें भी गोश्त से कुछ कम नहीं हैं। शहर लाहौर के अंदर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसके बायस शहरी जो हैं वो सब्ज़ी खरीदने से भी कासिर दिखाई दे रहे हैं। अगर रेट्स की बात की जाए तो आज के रेट्स के मुताबिक आलू कच्चा नया दर्जा अव्वल जो है वो 55 रुपये किलो, जबकि प्याज दर्जा अव्वल जो है वो 37 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ टमाटर दर्जा अव्वल 58 रुपये किलो, जबकि लहसुन देसी 125 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अदरक चाइना की तो अदरक चाइना 305 रुपये किलो, जबकि खीरा फार्मी जो है 50 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। ये तो सब्जियों की बात अगर करें तो इसके साथ मज़ीद सब्जियों का इजाफा करते हुए जो है वो मेथी 180 रुपये किलो, बैंगन जो है वो 85 रुपये किलो, बंद गोभी 80, फूल गोभी भी 85 रुपये किलो, शिमला मिर्च 103 रुपये, फलियाँ जो है वो 55 रुपये, शलजम 50 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो जो है वो सब्ज़ मिर्च अव्वल जो है वो 65 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ घिया कद्दू 80 रुपये, घिया तोरी जो है वो 80 रुपये तक, लीमू देसी जो है वो 110 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जियों के बढ़ते रेट्स के बाद जो है शहरी शदीद मुश्किलात के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ अगर आपको मैं मज़ीद बताऊँ कि अरवी जो है वो 42 रुपये, जबकि भिंडी 90 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। टिंडे देसी सफ़ेद जो है वो 110 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि करेले भी 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरियों की जानिब से जब हमारी यहाँ पर मार्केट में आए ख़रीदारों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि गोश्त तो ऑलरेडी आवाम की पहुँच से इतना दूर है, और सब्ज़ी का महंगा होना भी जो है वो, अगर गरीब आदमी सब्ज़ी भी महंगी होगी, अगर वो सब्ज़ी भी नहीं खाएगा तो अपना पेट कैसे पालेगा, अपने बच्चों को कैसे पालेगा। उनकी हुकूमतें वक्त से ये अपील थी कि सब्जियों की कीमतों के अंदर जो है वो एक तवाज़न बरकरार रखा जाए और इसको इतनी महंगाई ना की जाए कि गरीब आदमी खाने पीने से भी कासिर हो जाए। और उनका मुतालबा है कि सब्जियों की कीमतों को कम किया जाए ताकि गरीब आदमी गोश्त नहीं तो चाहे सब्जियां तो खा सके। जी सही जी, गरीब आदमी सब्जियां तो खा सके, ये लोगों का कहना है कि कीमतें कम कर लें। गोश्त की कीमत तो ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर है, लेकिन हुकूमत ये एहसान कर दे कि जी कीमतें कम कर दे सब्जियों की, ताकि सब्ज़ी जो है वो सब लोग जो हैं आसानी से खा सकें। अब ये है जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं नहीं है, और आपने जो एक कागज़ का टुकड़ा सरकारी निर्खनामा लगा दिया है उस पर भी कोई अमल नहीं करा। खैर, ये तो एक रूटीन की स्टोरी है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको रेट्स बता दें ताकि जब आप घर से सब्ज़ी खरीदने के लिए जाएँ तो आपको कम अज़ कम ये पता हो कि कौन सी सब्ज़ी मार्केट में किस कीमत पर अवेलेबल है। अभी मेरे पास है जी एग रेट्स, मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट में अगर आप जाएंगे सबसे पहले जी
रिटेल प्राइस के मुताबिक 147 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप खरीदेंगे होलसेल से 2 रुपये की आप बचत कर सकते हैं। 145 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप जाएंगे गोरमी से खरीदारी करने के लिए 146 रुपये दर्जन में यहाँ पर अंडे अवेलेबल हैं। आप 146 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन, ये तो थे रेट जो कि आपने जान लिए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। माल का हाल आपने जान लिया। वीकेंड है तो वीकेंड पे सभी लोग प्लान करते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए। सीजनल पहनावों की हर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नज़र आता है कि ऐसे कपड़े पहने जाएं जो अकॉर्डिंग टू वेदर भी हों, सीज़न भी हों, और इसके साथ साथ आप अगर पहने तो बहुत खूबसूरत भी दिखें। तो कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि जी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मौसमी पहनावे कौन से हो सकते हैं, कलर्स कौन से हो सकते हैं, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो स्टफ़ कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए, आप पे कौन सा स्टफ़, अगर आप किसी वेडिंग पे जा रहे हैं, शाम का कोई बर्थडे इवेंट है, कोई पार्टी इवेंट है, तो आपको कौन सा स्टफ़, कौन सा कलर जो है वो अपने लिए चूज़ करना है। अब है क्या इशू ये है कि जी अगर आप कभी सोशल मीडिया पर देखें और आप ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करें, आपको कुछ समझ नहीं आता, ढेरों ऑप्शंस आपके पास होती हैं, आप पे उसमें से क्या सूट कर रहा है ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो तो वो उतना ही आप चकरा कर घूम के रह जाते हैं कि जी क्या बनाएं आप, कट्स कौन कौन से चल रहे हैं, कौन सा स्टफ़ आपको जो है वो सूट करेगा, कौन सा कलर आपको किस टाइम पे पहनना चाहिए। तो ढेरों ऑप्शंस ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी कहीं ना कहीं करके रख दिया है। जब आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद होती हैं, सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और सभी की कोशिश ये होती है कि ड्रेस वो हो कि सभी पूछे किसी भी फंक्शन में जाके कि ये आपने कहाँ से लिया है। चलें जी, आज आपकी थोड़ी सी मुश्किल हम आसान करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त टिप भी देंगी। माहम तौसीफ ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले माहम? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। माहम थैंक यू सो मच। मैंने कह दिया है कि आप लोगों की मुश्किल आसान करने वाली हैं। असल में है क्या, वाकई ये इशू है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हों, मार्केट में ढेरों ब्रांड हैं, फिर सोशल मीडिया पर आपको इतनी सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, सिलेक्शन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से तो सोशल मीडिया ने आसान कर दिया है, और इस तरह से कि आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, जस्ट ऑन अ वन क्लिक यू कैन गेट द आइडिया कि आपको क्या आपके ऊपर सूट करे। इतनी बॉडी शेप्स हैं, हम डिफरेंट ब्लॉगर्स को देखते हैं, डिफरेंट एक्ट्रेस को देखते हैं, उनकी डिफरेंट बॉडी शेप्स हैं, आप इजीली अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। पता क्या होता है, जब आपके पास ढेरों ऑप्शंस होती हैं ना, और मैं तो 10 सूट अगर सेलेक्ट कर लूँ और मैंने खरीदने सिर्फ 3 है, फिर मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि अब नहीं, दैट्स यू नो समथिंग, आई थिंक बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है हर एक की। आपको पता होता है, आप छोटे होते से स्पेशली फॉर गर्ल्स कि आपको कौन से कलर्स पसंद हैं, आपकी बॉडी टाइप कैसी है। तो बजाय इसके कि हम दूसरों को कॉपी करें, एक अपना जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। और बेस्ट थिंग मेरे ख्याल से ये है, फैशन इज़ समथिंग कि आप कितना कंफर्टेबल हो अपनी ही स्किन को लेके, अपनी ही बॉडी टाइप को लेके, अपनी हाइट को आप लेके कैसे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल अक्सर लोग होते हैं वो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, तो वो शॉर्ट
शर्ट्स पहन लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपने ट्राउज़र पहना है और शॉर्ट शर्ट पहना है तो आपकी लेंथ जो है, आपकी जो टोटल बॉडी हाइट जो है वो डिवाइड हो गई है। तो मैं शॉर्ट हाइटेड लोगों को स्पेशली ये सजेस्ट करूँगी कि वो लंबी कमीज़ें पहने, उससे उनकी जो पूरी जो बॉडी लेंथ है उसमें ज़्यादा अच्छी ग्रेस आएगी, ज़्यादा वो टॉल लगेंगे, जितनी उनकी हाइट जो है उसमें ज़्यादा बेहतर लगेगी, बजाय इसके कि वो अपने आप को डिवीजन्स में कर लें कि जी पहले ट्राउज़र है, फिर इतनी सी शर्ट है, फिर उसके ऊपर एक और छोटी सी कोटी पहनी हुई है। तो आई थिंक हाँ, ये जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं उनके लिए ये सजेशन है। अच्छा, स्टफ़ जो है वो डिसाइड करना इस मौसम में, वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है और अगर आपने किसी इवेंट पे जाना है, ऑब्वियसली लॉन कभी भी उस तरह से आपको कंफर्टेबल नहीं लगती, लेकिन लॉन में भी आपको इतनी ज़बरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं, एम्ब्रॉयडरी इतनी ज़बरदस्त आ जाती है कि आप वो भी ख़रीद लेते हैं। कंफर्टेबल होना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरी है। क्या प्रेफर करेंगी, कौन सा स्टफ़ आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए? अच्छा, स्टफ्स की तो ये है कि बहुत किस्म के आजकल हमें फैब्रिकेशन मिल रही है। लॉन मोस्टली ज़्यादातर लॉन पहनी जाती है समर्स में। अगर उसमें भी आपने ज़्यादा आप चाह रहे हैं कि कंफर्टेबल हो तो एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो ज़रूर आनी चाहिए आपकी स्टिचिंग में। मतलब आजकल फिटिंग्स वगैरह का इतना ट्रेंड नहीं है, बहुत लूज़ ईजी क्लोथ्स चल रहे हैं कि गर्मियाँ जैसे अभी हमारी माशाल्लाह से बकरा ईद गुजरी है, उसमें भी औरतों ने, ख़वातीन ने घर में काम करना होता है, गोश्त बांटना है, तो उसके लिए भी उन लोगों ने बड़े इजी कुर्ते डिफरेंट ब्रांड्स ने निकाले कि आप घर में काम भी कर सकते हैं और इतना गर्मी का एहसास भी ना, और ज़्यादा गर्मी का इशू है तो थोड़ी हल्की एम्ब्रॉयडरी पहन ले। ज़ाहिर बात है कपड़े के ऊपर जितनी एम्ब्रॉयडरी आएगी वो उतना हैवी होता जाएगा। तो ये आप, अगर आपके पास एसी है, आपके अराउंड आपके कमरे में एसी है, तो फिर आप ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी भी पहन सकते हैं। अगेन मैं कहती हूँ कि फ़ैशन जो है वो वेरी करता है हर एक बंदे पे कि वो खुद उसकी अपनी लाइफ कैसी है, उसका अपना किस तरह का वो ट्रेंड पसंद करता है। अच्छा, कट्स आजकल मार्केट में डिफरेंट अवेलेबल हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगी लोगों को, आपको जब आपने अपने ड्रेस के लिए कोई भी कट डिज़ाइन करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए? हाइट, अपना फिगर, और इसके साथ साथ स्टफ़ कौन सा है, क्योंकि हम समटाइम लॉन में डिफरेंट अगर कट बनाना चाहें ऑब्वियसली उसकी वो लुक नहीं आती है, तो क्या चीज़ें आपको कट लेते हुए जो है वो देखनी चाहिए? ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको अपनी बॉडी शेप देखनी चाहिए, फिर आपको अपनी हाइट देखनी चाहिए। जिस तरह मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि जो शॉर्ट हाइटेड जो लोग हैं उनको लंबी कमीज़ें पहननी चाहिए। प्लस आजकल अगर आप बहुत मोटे हो तो आप बहुत फिटिंग वाली चीज़ें ना पहनो, जिससे आपकी प्रॉपर आपके वो बेली फैट के टायर्स भी नज़र आ रहे हो, आप उस तरह की ना पहनो। अक्सर लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं तो वो कहते हैं कि अगर हम खुले कपड़े पहनेंगे तो हम और मोटे लगेंगे। इट डजंट मीन कि आप उसको इतना फिटिंग में ले जाओ कि आपकी प्रॉपर बॉडी टायर्स नज़र आने लग जाएं। आप उसको थोड़ा सा, आपकी स्पेस होनी चाहिए और उसमें भी आप में, और लूज फिटिंग्स जो हैं वो आप पहन सकते हैं जी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, आपने अगर आपने एक नॉर्मल चीज़ भी पहनी है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ पहनी है और आप उसको कैरी अच्छा कर लेते हो विद प्रॉपर हील्स, विद प्रॉपर हेयर स्टाइल। अक्सर लोग होते हैं वो कपड़े पहन लेते हैं लेकिन दे डोंट थिंक अबाउट देयर हेयर कलर्स और हेयर स्टाइल्स और शूज़। एक जो हेड टू टो लुक है ना, के साथ जो है ना आपके स्टाइलिंग, आपके शूज, आपके बैग, आप इंस्टाग्राम देख लें आजकल तो ये आप शूट्स में भी देखें, मॉडल्स में। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में उलझ के रह जाते हैं, प्रिंट्स पहने, प्लेन पहने, फ्लोरल प्रिंट्स हैं, आपने लाइंस पहनी है, बहुत सारी ऑप्शन मौजूद हैं, चेक्स हैं, किस तरह का प्रिंट आपको जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आप किस इवेंट पे जा रहे हैं? स्कूल कॉलेजेस भी लड़कियां जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी जाती हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? आज समर्स में मोस्टली जो है वो फ्लोरल चलते हैं, ठीक है, ज़रा ठंडे मीठे रंग मिंट्स चलते हैं और आप रात को पहन सकते हैं, कुछ भी बोल्ड पहन सकते हैं विद हैवी आइज़ और डार्क लिप कलर आप उसके साथ लेके चल सकते हैं। तो ये डिफरेंट वाकई में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं और कॉलेज ख़ास तौर पे जो यंग लड़कियां हैं जीन्स के ऊपर उन डिफरेंट कुर्ते पहन सकती हैं आप। इतना ईजी है आजकल तो कि विद वन जीन्स एंड आप उसके साथ डिफरेंट शर्ट्स को आप ट्राई आउट कर सकते हो और आप डेली अपनी लुक चेंज कर सकते हो। सही। अच्छा जी, कलर्स आपने कहा कि समर्स के जो हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। आजकल तो मैं देख रही हूँ नियॉन कलर, ब्राइट कलर जी बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, पता है पहले बहुत होता था कि सर्दियों में हमने डार्क कलर्स पहनने हैं और गर्मियों में हमने हल्के रंग पहनने हैं, लेकिन आजकल जो हमारी न्यू जनरेशन है उसने ये आई एम रियली लाइकिंग इट कि उसने ना ये ट्रेंड जो है वो
ख़त्म किया है। आप आजकल लड़कियां जो है वो एक चीज़ के पीछे नहीं भाग रही हैं, अगर वो डार्क कलर पहनना चाहती हैं तो वो पहन रही हैं और उसको वो अच्छा कैरी कर रही हैं। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट फैशन कि आप हमेशा अपने बारे में अब कि आप पे क्या सूट करता है आप वो पहन सकते हैं। सही जी। तो ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि फ्रॉक्स और इसके साथ साथ पॉन्चूज़ और इसके साथ साथ आपके पास काफ्तान के डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप इन्हें किस तरह के फंक्शंस पे कैरी कर सकती हैं और इसकी लेंथ्स वगैरह किस तरह से आपने देखनी है, इसकी डिज़ाइनिंग आपने किस तरह से बेटर करनी, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन करेंगे आप? अच्छा, काफ्तान्स अगेन इस टाइम मैंने खुद भी काफ्तान पहना हुआ है। अगर आपके काफ्तान पे हैवी एम्ब्रॉयडरी या काम हुआ है तो आप उसको ऑफ कोर्स फॉर्मल वेयर में ले जाएंगे और आप फंक्शन, शादी, बर्थडे इवेंट्स वगैरह पे पहन सकते हैं। बट इफ़ कोई सिंपल किस्म का काफ्तान है तो आप उसको इजीली किसी अच्छा, काफ्तान अब हर बॉडी शेप में कैरी किया जा सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा बल्की हैं, हैवी हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा स्लिम हैं? ऑफ कोर्स देखें, ये तो है कि जो स्लिम बंदा है उस पर ज़्यादा चीज़ें सूट करती हैं, दैट्स ट्रू। लेकिन अगर कोई मोटा है तो इट डजंट मीन, अगेन वही बात है कि कॉन्फिडेंस, अगर वो कॉन्फिडेंट हो के पहन रहा है एंड ही इज़ पुटिंग ऑन अ क्यूट स्माइल और उस तरह करके कर रहा है तो वो भी उसमें भी आप अच्छे लग सकते हो। और जो लूज़ आप फिटिंग्स में मत पहनो, काफ्तान होता ही खुला है तो आप प्रॉपर अपना साइज़, अच्छा अगर आपको लार्ज आता है तो आप लार्ज ही लो, जो मोटे लोग हैं अगर लार्ज आता है लार्ज लो, एक्स्ट्रा लार्ज आता है तो एक्स्ट्रा लार्ज ले। मुझे ये बताइएगा इस सब में आपके डिज़ाइनर का रोल क्या होता है? आपको किसी भी किस्म की सजेशन देने में, समटाइम बहुत सारे लोग अगर कोई अपना ड्रेस डिज़ाइन कराने जा रहे हैं तो वो बज़िद होते हैं कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, हालांकि एक डिज़ाइनर उसको दूसरी आंख से देख रहा होता है। मुझे बताइएगा ये जो डिज़ाइनर का रोल है ये कितना अहम होता है? डिज़ाइनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स कुछ लोग आके स्टबर्न हो जाते हैं कि नहीं हमें तो यही चाहिए। इट्स अ बेस्ट थिंग कि आप कहो कि ठीक है आप ये ट्राई करो जो आपको चाहिए और फिर अपने वाला जो आपका आइडिया है वो आप उनको दिखाओ। डेफिनेटली मेरे मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है कि वो बाद में एग्री हो जाते हैं कि यार यू आर राइट और आप सही कह रहे थे कि हमें यही करना चाहिए। लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं स्टबर्न, क्योंकि पता है आंटियों का वो पूरा नहीं ना होता कि ठीक है एम्ब्रॉयडरी लेकिन 80 भी लेस लानी है तो सितारे मोती लगाने, आंटियों का टिपिकल आंटीज़ का ये होता है। लेकिन मैं यही कहूँगी सबको इस के थ्रू, चैनल के थ्रू, कि आप प्लीज़ डिज़ाइनर्स पे ट्रस्ट करें, वो दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और उनकी अच्छा मुझे कुछ बताइए नाइट फंक्शंस के लिए आप क्या लोगों को कहना चाहेंगी कि किस तरह के ड्रेसेस जो हैं, कलर्स जो हैं वो पहन सकते हैं? आजकल प्लेन शर्ट्स, हैवी दुपट्टास वगैरह इन हैं, तो किस तरह से आप अपने कोई शादी वगैरह के इवेंट्स जो हैं उसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अच्छा, अगर मेहंदी वगैरह के फंक्शन हैं तो ब्राइट कलर्स आर वेरी इन। आप एक सिंपल अच्छा फैब्रिक लेके, जैसे सिल्क का सिंपल कपड़ा लेके आप एक फ्रॉक सिलवा लें, लहंगा सिलवा लें और विद मल्टी दुपट्टा कर लें, वो भी एक बहुत प्यारा ग्रेसफुल लगेगा। उससे आपकी कॉस्ट भी कम आ जाएगी और आप एक अच्छे ट्रेडिशनल सा भी बन जाएगा। साथ हैवी ज्वेलरी पहन ले तो आपका वो पूरी एक लुक निकल आती है। जो अगर आप बारात पे चले जाएं तो बारात पे लाइट भी चल रहे हैं, डार्क भी चल रहे हैं और कट लाइंस जो हैं वो मोस्टली लोग जो है कभी उन्होंने लॉन्ग शर्ट्स पहनी हुई है, गरारा भी चल रहा है, गरारा बहुत इन है। और वलीमे पे आई थिंक थोड़ी लोग मॉडर्न लुक की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अक्सर लोग साड़ी को बहुत प्रेफर करते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें। और डार्क और लाइट कलर्स का ये है कि मोस्टली वलीमे पे लाइट कलर्स चलते हैं और डार्क कलर्स बारात पे चलते हैं। और रेड इज़ टू इन आजकल, फिर से दोबारा से एक टाइम था। आजकल फ्रॉक स्टाइल्स वाले बहुत इन हाँ, वो जब से असल में दीपिका वगैरह को लोग फॉलो करते हैं, डिफरेंट मूवीज़ आई हैं, हमारी भी अपना भी हमारा जो अगर देखा जाए कल्चर देखा जाए तो वो मुग़ल आर्ट से काफ़ी रिलेट करता है, तो वैसे फ्रॉक्स, अंगरखा, तो वो काफ़ी इन है आजकल। अच्छा, कुछ अपनी फेवरेट कलर बताएं, अगर आपने कहीं जाना हो तो आप कौन से कलर ज़्यादा जो है वो प्रेफर करती हैं? कि ऑफ कोर्स आई लव ब्लैक। ब्लैक बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। और अगर सीजन की बात करी जाए तो फोरकास्ट अगर देखा जाए तो लैवेंडर इज द कलर ऑफ द सीजन। लैवेंडर जो लाइलिक है वो बहुत चल रहा है और अगर किसी ने ट्रेंडी कलर करना है आगे अपनी ड्रेसिंग में तो गो फॉर लैवेंडर। चलें जी, ये तो आपके साथ हमने टिप्स शेयर कर दी हैं। अगर आपने किसी भी इवेंट पे जाना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन देखें कि आप किस ड्रेस में कंफर्टेबल हैं और फिर आपने ये देखना है कि आपके ऊपर सूट क्या कर रहा है। यकीन माने आप जो अपने कंफर्ट लेवल के मुताबिक बनाएंगे वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। माहम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और नन्ही खूबसूरत आवाज़, आप सभी लोग जानते भी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। सैयदा हादिया हाशमी हमारे साथ मौजूद है, अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और हादिया की इतनी खूबसूरत आवाज़ है, हम लोग अपने डिफरेंट शोज़ में भी आपको बुलाए, इस स्पेशल ट्रांसमिशन में भी बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आता है। हादिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब आप बहुत अच्छा गाना शुरू कर देते हैं, उतनी भरपूर तैयारी करती रहती जी हैं? बिल्कुल, और ज़्यादा अच्छी तैयारी करते हैं। तो मुझे ये बताएं, आपने प्रैक्टिस अपनी टाइमिंग्स क्या रखी हैं, कैसे मैनेज करती हैं? दिन का आगाज़ कर लें ज़रा, क्या करती हैं सुबह से? जी एक्चुअली मैंने अपने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। अभी तो आज छुट्टी थी स्कूल की। हाँ। कैसा तो मैं सुबह उठी तो मुझे पता चला कि आज मेरा प्रोग्राम है, तो मैंने सबसे पहले उठ के अपने जो सॉन्ग्स वगैरह थे उनकी तैयारी की। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं ड्रेस जो है वो सिलेक्ट कर लूँ, वो कर लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई, फिर मैंने गा लिया। मैं गाऊँगी अभी। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं जाऊँगी वापस घर। उसके बाद फिर मैं जो मेरे स्कूल से काम मिला वो मैं करूँगी। उसके बाद फिर एकेडमी का टाइम हो जाएगा, फिर एकेडमी चली जाऊँगी। फिर जो सर मुझे गाना देते हैं याद करने को, फिर मैं वो याद करती हूँ। एक्चुअली मुझे गाना याद करने में 2 डेज़ लगते हैं। अच्छा। अगर क्लासिकल ना हो। हाँ। अगर क्लासिकल हो तो क्लासिकल ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसको 3 से 4 दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें आप फीलिंग कौन सी टाइप जो है वो गानों की इंजॉय करती हैं, क्लासिकल या फिर कोई दूसरी टाइप? है किसी गाने में। सही। अच्छा, अपना फेवरेट कौन सा कोई ऐसा गाना जो आपको लगता हो कि ये वाली टाइप जो है मैं बहुत ज़बरदस्त गाती हूँ, ये मेरा बेस्ट पार्ट है? पार्ट एक्चुअली जब मुझे एक्चुअली मेरे सारे गाने याद हो जाते हैं, बट जो मुझे याद हो जाता है मैं वो गाती हूँ जो मुझे सही। अच्छा लगता है। याद करना कितना मुश्किल है बच्चों के लिए, तो ये चीज़ें बड़ी वो हो जाती हैं। फिर तलफ़ुज़ पे गौर देना और फिर एक एक चीज़ परफेक्ट होना, आपका जो सांस है वो मैनेज होना चाहिए, इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ देखनी पड़ती हैं। एक्सप्रेशन पे भी काम करना पड़ता है। जी एक्चुअली उसमें टाइम तो लगता है, बट तैयारी भी तो अच्छी हो जाती है ना, एक्सप्रेशंस अच्छे हो जाते हैं, फीलिंग्स लाना अच्छी हो जाती हैं। टाइम लगता है और दिन रात एक करनी पड़ती है इसके लिए। दिन रात एक करनी पड़ती है। 2 दिन आपने कहा एक गाना याद जी। करने में लगते हैं, तो वो 2 दिनों में बिल्कुल परफेक्शन आ जाती है? एक्चुअली एक दिन में मुझे गाना याद हो जाता है, लेकिन सिर्फ गाना याद करने में नहीं होता, इसके अंदर फीलिंग्स लाने, एक्सप्रेशंस लाने में होता है। हाँ, वो 2 दिन लगते हैं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि कोई एक गाना ऐसा हो जहाँ पे आके आप अटक ही गई हो, उसको 2 दिन से भी ज़्यादा टाइम लग गया? एक्चुअली जो मेरा अपना सॉन्ग था बोल हूँ, उसको मैंने 1 हफ्ते में याद किया था, क्योंकि रात दरबारी था। अच्छा। और बहुत मुश्किल था। उसमें एक लाइन थी, विच सोच किसे होड़ दी क्यों। हाँ। यहाँ मैं बार बार अटक जाती थी, मैं कहती थी यार हो गया। फिर मैं मुझे ना इस और पे अगर लगा था, अभी आपने गुनगुनाया तो वो हो जाएगा? हाँ वो तो हो जाएगा। चलें जी, आयशा कह रही हैं कि आप वही हमें गुनगुना के भी सुना दें। बोल हूँ, फिर इसके बाद आपका जो नया कलाम आना है मैंने वो भी सुनना है। चलें जी। जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही Thank you. खूबसूरत, माशाल्लाह। मैं तो खो के रह गई हूँ आपकी आवाज़ में, और बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। मुझे ये बताइएगा, कभी लोग पूछते हैं बाहर कहीं जाओ तो इतना खूबसूरत गा कैसे लेती हो? इतनी नन्ही सी बच्ची, इतनी खूबसूरत आवाज़, कैसे सीख लिया ये? एक्चुअली इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, मेरे बाबा की, मेरी मम्मा की और मेरी सिस्टर्स की। और जो कितने साल हो गए हैं सीखते मुझे हुए? 3 इयर्स हो गए हैं। अच्छा जी। 3 साल। और कब आपको लगा कि अब आपने बेसिक सीख ली है, अब आपको प्रॉपर सिंगिंग की तरफ जाना है? एक्चुअली सबसे पहले स्कूल में कंपटीशन हो रहे थे नातों के और तरानों के, तो फिर मैंने अपने बाबा से कहा था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा था वाई नॉट, अगर आपका दिल करता है तो आप ज़रूर कर सकते हो। यानी फैमिली की सपोर्ट है फुल। सही। तो उन्होंने कहा ओके। तो फिर उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट किया, और मेरी कोई तैयारी नहीं थी इसके लिए, मैंने बस ऐसे स्टेज पे जाके तराना पढ़ दिया था, ए वतन के सजीले जवानों। तो जब वो मैंने पढ़ा तो मेरे बाबा ने, तो उनको पता नहीं था वो घर में थे, तो मेरे फ्रेंड्स कहते हादी तुम्हें पता है तुमने तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। तो कहते मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसे मजाक ना करो, मुझे पता तुम लोग झूठ बोल रहे हो। कहते नहीं वो बिल्कुल अच्छा, असली में वो सीरियस थी। तो फिर जब पोजीशन अनाउंस हुई तो कहते सैयदा हादिया हाशमी फर्स्ट पोजीशन। तो मैंने कहा वाओ, मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था, आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा वाओ। तो उसके बाद से फिर मेरे बाबा ने अंदर टैलेंट देखा मेरे, कहते इसके अंदर टैलेंट है। तो इसको मैं म्यूज़िक एकेडमी, उन्होंने मेरे लिए सर्च की, और लाहौर में सुरताल म्यूज़िक एकेडमी है, वहाँ पे मेरे जो टीचर हैं सर ज़ियाउल हक, वो मुझे सिखाते हैं म्यूज़िक, और वहाँ पे और भी बच्चे सीखते हैं। बट जब मैं वहाँ पे टीचर्स का रोल जब आपकी लाइफ में ऐड हुआ, कितना निखार आया? बहुत। यानी आप समझती हैं कि टीचर्स आपको यहाँ तक लेके आने में
उनका रोल बहुत ज़्यादा अहम है। जी, उनका भी बहुत ज़्यादा है, जो मेरे टीचर हैं, मेरे बाबा का बहुत ज़्यादा है, मेरी सिस्टर और मेरी मदर का। सही। तो 14 अगस्त आ रही है, कोई मिली नगमा भी मैं चाहूँगी गुनगुना दें। जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊंगी चांद रोशन चमकता सितारा रहे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आदिया, मेरी बात सुनिए, आप मिली नगमे भी गुनगुना लेती हैं, गाने भी, क्लासिकल भी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी आप समझती हैं कि ये मैंने सीखनी है, इसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है? एक्चुअली अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो मुझे बहुत सीखना है। अच्छा, तो इसके लिए, सीखने के लिए आपने दौड़ पकड़ी हुई है, मेहनत कर रही हैं। मुझे बताएं, फैमिली में, स्कूल में, हर जगह पे आप बहुत ज़्यादा फेवरेट होंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि वो आपको पता ना, फैमिली में भी जब सारे इकट्ठे हो तो सब ढूंढते होंगे हादिया कहाँ पे रहे, कुछ सुना दे। फैमिली में कोई भी इवेंट होता है तो कहते हैं हादिया आप हमें सुनाओ, और थोड़ा थोड़ा सुनते, ज़्यादा नहीं सुनते। कभी ऐसा हुआ है कि बंदा परेशान हो जाता है, क्या मैं जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ, या इंजॉय करती हो फुल? एक्चुअली एक दफ़ा ना मैं मॉल गई थी और मेरा दिल कहता है मैं ज़्यादा ना इंजॉय करूँ अपना, क्योंकि जब फ्रेंड्स आते हैं सामने तो फिर पिक्चर्स वगैरह होती हैं, तो अपना टाइम आपका हाँ। कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। थैंक यू सो मच हादिया। लेकिन जाते जाते मुझे आपसे एक कलाम सुनना है, जो आपका नया कलाम आ रहा है, तो कुछ उसकी भी 2-3 लाइनें हमें गुनगुना दीजिएगा। गुड लक, इसी तरह से मुस्कुराती रहें, चमकती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। जाते जाते हमें क्या सुनाएंगी अब आप? मैं आपको अपना ही शाही मर्दानी सुनाऊंगी।